नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार के इतिहास को समझ रहे हैं। अभी तक हम लोग इस सीरीज में टोटल 15 वीडियो बना चुके हैं और 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए। आज हम लोग 9वां चैप्टर जो मौर्योत्तर बिहार का टॉपिक है उसको कवर करने के लिए जा रहे हैं। ये मौर्योत्तर बिहार के टॉपिक में टोटल 20 क्वेश्चन है और इस 20 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग मौर्य वंश की समाप्ति के बाद जो शुंग वंश, कण्व वंश स्थापित होता है भारत में, और उसके बाद जो विदेशी शासक आते हैं, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, ये सब जो है, इस पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग इस 20 क्वेश्चन के थ्रू समझने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक मौर्योत्तर बिहार। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो देखिए, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की जीवन लीला समाप्त की, वह इतिहास में पुष्यमित्र के नाम से जाना जाता है, और जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह शुंग नाम से जाना जाता है। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके जो एक नया वंश स्टार्ट हुआ, उस वंश को क्या कहते हैं? शुंग वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जब शुंग वंश खत्म होगा, जब शुंग वंश 75 बीसी में खत्म होगा, तब ये आपको कौन सा वंश आएगा? कण्व वंश। मौर्य वंश जो है आपको कितने साल शासन करता है? मौर्य वंश के शासक 137 साल। याद रखिएगा, मौर्य वंश के शासक 137 साल शासन करते हैं, और शुंग वंश के शासक जो है आपको 113 साल शासन करते हैं। उसके बाद 45 साल के लिए कण्व वंश का शासन आता है। उसके बाद 45 साल के लिए कण्व वंश का शासन आता है। उस तो मौर्य वंश की समाप्ति के बाद क्या होगा? आंसर शुंग वंश की स्थापना हुई है। और उसके बाद कौन होगा? उसके बाद एक विदेशी शासक आता है, इंडो ग्रीक, उसके बाद शक आता है विदेशी शासक में, और सातवाहन जो है कण्व वंश को खत्म करने के बाद, कण्व वंश को खत्म करने के बाद जो दक्षिण भारतीय राज्य स्थापित होता है, जिस दक्षिण भारतीय राज्य का इन्फ्लुएंस, प्रभुत्व आपको मगध साम्राज्य पर स्थापित होता है, वो है सातवाहन वंश। और ये सातवाहन वंश लगभग में 400 साल तक का शासन इसका माना जाता है। सातवाहन वंश के अंतर्गत लगभग में 30 राजा, और इनका शासन टाइम पीरियड कितना है? लगभग में 400 साल। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, पहले हम लोग शुंग वंश को समझ, तो ये चारों ऑप्शन समझ में आ गया। जो पहले शुंग वंश, फिर कण्व वंश आएगा, फिर आपको विदेशी में आपको शक है, और देश हमारे भारतीय राजाओं में, भारतीय वंश में सातवाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? आपको पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र जो है ये आपको शुंग वंश का संस्थापक है। पुष्यमित्र का जो टाइम पीरियड है 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व। अब एक चीज यहाँ देख लीजिए, हम लोग जो मौर्य वंश के बाद जो 3 मेन वंश है, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, इसका इंफॉर्मेशन हमको पुराण से मिलता है। 18 पुराण है, और ये 18 पुराण में जो ये इंफॉर्मेशन हमको मिलता है शुंग वंश, सातवाहन वंश और कण्व वंश का, इसमें हर एक पुराण में अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग मतलब टाइम पीरियड, जो कितना टाइम के लिए पुष्यमित्र ने शासन किया, कितना टाइम के लिए कण्व ने शासन किया, उसमें थोड़ा सा मतभेद है। तो हमको उस मतभेद को नहीं जानना है, हमको एक आइडिया रहना चाहिए। जिस वंश की कहानी पढ़ रहे हैं, वो वंश की कहानी हम का सोर्स क्या है? तो भारतीय साहित्य में जो पुराण कहते हैं, पुराण जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, इस सब से हमारा सोर्स बनता है इतिहास को समझने का, मौर्योत्तर भारतीय इतिहास को समझने का। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण की बातों को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। जो बृहद्रथ जो आखिरी राजा था मौर्य वंश का, उसको मार करके 185 ईसा पूर्व में राजा बनता है। किसी किसी बुक में आप देखिएगा 186 भी, कहीं कहीं देखिएगा 184 भी, कहीं कहीं 187 भी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है अलग अलग बुकों में, तो उतना हमको मान के चलना है। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है?
आपको पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए 187 ईसा पूर्व लिखा गया है। 100 अच्छा, आफ्टर ए रेन ऑफ 137 ईयर्स, मौर्य वंश के 137 साल के बाद 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग जो है राजा बनता है। वे राजा का टाइटल नहीं लेता है, याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग ये सेनानी का ही टाइटल लेता है, ये अपने आप को राजा नहीं कहलाता, राजा की पदवी नहीं लेता है। ये हमें कहां से पता चलता है? पुराण से ये कहानी मालूम चलती है। पुराण में क्या कर रहा है? जो सेनानी पुष्यमित्र, राजा पुष्यमित्र शब्द नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो पाटलिपुत्र में जो स्थित कुकुट राम आश्रम है, महाविहार है बौद्ध धर्म का, उसको नष्ट कराने का कोशिश कौन किया है? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया है। तो ये देखिए, अपने ब्राह्मण पुरोहित की राय पर पुष्यमित्र ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। वह पाटलिपुत्र स्थित कुकुट राम के महाविहार को नष्ट करने के लिए गया, परंतु एक गर्जन सुनकर भयभीत हो गया और लौट आया। उस तत्पश्चात एक चतुरंगिनी सेना के साथ मार्ग में स्तूप को नष्ट करता हुआ, विहार को जलाता हुआ, भिक्षुओं की हत्या करता हुआ वह साकाल पहुंचा। वहां यह उसने घोषणा की, जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 1000 दिनार दूंगा। इस तरीके से हम देखते हैं जो बौद्ध धर्म का जो कुकुट विहार था उसको नष्ट करने का कोशिश किसने किया था? आपको पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का पहला राजा। पुष्यमित्र शुंग का जो शुंग वंश है उसमें टोटल 10 राजाओं के बारे में हमें इतिहास में मालूम चलता है नाम। तो कौन कौन से राजा हैं उसका थोड़ा सा नाम केवल जान लीजिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट। अग्निमित्र, अग्निमित्र पर कालिदास का एक बुक भी है, मालविका अग्निमित्र, नाम याद रखिएगा, मालविका अग्निमित्र। ये अग्निमित्र इसी पुष्यमित्र शुंग का बेटा रहता है पहला। उसके बाद जो शुंग वंश का राजा है वो है वसुचेष्ट या सुचेष्ट। उसके बाद है वसुमित्र, उसके बाद आंध्रक, पुलंदक, घोष, वज्रमित्र। उसके बाद 9वां राजा जो है भागवत और 10वां राजा देवभूति। तो हमको एग्जाम पर्पस के लिए देवभूति नाम याद होना चाहिए क्योंकि आखिरी राजा है जिसको मारा जाता है और कण्व वंश की स्थापना होती है। भागवत जो 9वां राजा है शुंग वंश का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी याद नाम रखिए भागवत। दूसरा जो राजा था अग्निमित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में हमें कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र से पता चलती है। और पुष्यमित्र जो इस वंश का संस्थापक है उसका तो नाम याद रखना है। तो एग्जाम पर्पस के लिए हमको नाम याद होना चाहिए पुष्यमित्र का, अग्निमित्र का, भागवत का और देवभूति का। देखिए ये अलग अलग पुराण में जो नाम दिया गया है और टाइम पीरियड जो दिया गया, देखिए मत्स्य पुराण, वायु पुराण में आपको ये पूरा लिस्ट दिया गया। जैसे वायु पुराण के अनुसार बताया गया है जो पुष्यमित्र शुंग जो है 60 साल शासन किया, अग्निमित्र जो है 8 साल, फिर सुजेष्ट 7 साल। तो ये पूरा टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है। और देखिए जैसे वायु पुराण में 149 साल बताया जा रहा है, उसके बाद ये मत्स्य पुराण में 112 साल बताया जा रहा है। हमने आपको बताया जो हम लोग मानते हैं शुंग जो डायनेस्टी है उसका टाइम पीरियड कितना है? 113 साल। तो ये हम लोग मत्स्य पुराण के आधार पर मान रहे हैं, हम लोग ये मत्स्य पुराण के आधार पर मान रहे हैं। तो आइडिया लग गया होगा शुंग वंश के शासकों का नाम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? तो इंडो ग्रीक राजा, इंडो ग्रीक जो मौर्य वंश के खत्म होने के बाद, मौर्य वंश जब कमजोर होने लगा था तो भारत में, ये देखिए जैसे हमारा भारत है यहाँ पर मगध है और ये जो है पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत से इंडो ग्रीक राजा जो है यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जब मगध राजाओं का प्रभुत्व ये पश्चिमी भारत पर कम हो गया था तो यहाँ पर पश्चिमी भारत पर इंडो ग्रीक पहले अटैक किए थे। फिर इंडो ग्रीक के बाद कौन अटैक करेगा? शक अटैक करेगा, फिर कुषाण अटैक करेगा आपको, फिर इधर से कौन आएगा? आपको पार्थियन अटैक करेगा। तो अभी हम लोग एक इंडो ग्रीक राजा डेमेट्रियस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडो ग्रीक राजा डेमेट्रियस कौन था, इसका क्या वंशावली है, थोड़ा सा उसको जानते हैं। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के समय हुआ था? तो पहले ये जान लीजिए जो डेमेट्रियस एक इंडो ग्रीक राजा है जो शुंग वंश के टाइम पीरियड में पुष्यमित्र शुंग के समय में भारत पर
पाटलिपुत्र पर अटैक करता है। थोड़ा सा डेमेट्रियस की कहानी जानते हैं। देखिए, हमको मालूम है जो मौर्य वंश के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अफगानिस्तान, जो हिंदकुश जो ये पर्वत है, हिंदकुश पर्वत की इधर किसका साम्राज्य था? मौर्य वंश का। और हिंदकुश पर्वत के पश्चिम में किसका साम्राज्य था? सेल्यूकस निक्टर का। सेल्यूकस निक्टर का जो ये साम्राज्य था, ये साम्राज्य दो भाग में बढ़ जाता है। हिंदकुश पर्वत से लेके आपको मेडिटेरियन सी तक का जो ये इलाका, ये दो भाग में बढ़ता है। एक भाग का नाम है आपको बैक्टीरिया और दूसरे भाग का नाम है पार्थिया। एक भाग का क्या नाम है? बैक्टीरिया, और दूसरे भाग का नाम क्या है? पार्थिया। इस बैक्टीरिया को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का श्रेय किस आदमी को जाता है? तो डायोडोटस। इस बैक्टीरिया को स्वतंत्र शासक बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो डायोडोटस। नाम याद रखिएगा, डायोडोटस। ये डायोडोटस जब मर जाता है तो इस डायोडोटस के बेटे को मार करके एक युवक, इस बैक्टीरिया का युवक का नाम है यूथुडेमस, यहां पर बैक्टीरिया का राजा बन जाता है। इस यूथेडेमस का बेटा का नाम है डेमेट्रियस। इस यूथेडेमस आदमी के बेटे का नाम है डेमेट्रियस, जिसको हम लोग इतिहास में भारत में पहला इंडो ग्रीक जिसने भारत पर अटैक किया उसके रूप में जानते हैं। तो भारत में पहला इंडो ग्रीक जो अटैक किया है वो कौन है? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस कौन था? यूथोडेमस का बेटा था। डेमेट्रियस यूथोडेमस का बेटा था। यूथोडेमस जो है बैक्टीरिया के स्वतंत्र राज बनाने वाले आदमी के बेटे को मार करके राजा बना था। तो आपको ये डेमेट्रियस का बैकग्राउंड समझ में आ गया। डेमेट्रियस कब राजा बना है बैक्टीरिया का? तो 190 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, बैक्टीरिया का राजा डेमेट्रियस कब बना है? 190 ईसा पूर्व में। और इसी के बाद जब बैक्टीरिया का ये राजा बन जाता है डेमेट्रियस, तो ये लगभग में 186 ईसा पूर्व, लगभग में 186 ईसा पूर्व में क्या करता है? आपको भारत में पाटलिपुत्रा पर अटैक करता है। हमको मालूम है जो मौर्य वंश 184 बीसी में खत्म हो गया है, तो मौर्य वंश खत्म हो चुका है। तो यहाँ से जो बैक्टीरिया का राजा 190 ईसा पूर्व में ही डेमेट्रियस बन गया है, वो लगभग में आपको मौर्य वंश के खत्म होने के 2 साल के बाद भारत में पाटलिपुत्रा पर अटैक करता। इसी डेमेट्रियस का भाई होता है मियंडर, जिसको हम लोग मिलंद पहनो किताब के थ्रू भी जानते हैं। डेमेट्रियस का भाई होता है मियंडर, जो मियंडर फिर से भारत पर अटैक करता है। तो सबसे पहले जिसके साक्ष्य मिलते हैं, जिस इंडो ग्रीक राजा का साक्ष्य मिलता है भारत पर अटैक करने का, वो है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस के बाद जो इंडो ग्रीक राजा का साक्ष्य मिलता है वो है मियंडर। तो इतना इंफॉर्मेशन डेमेट्रियस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो डेमेट्रियस का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। तो यही जो डेमेट्रियस है पुष्यमित्र शुंग के टाइम में भारत पर अटैक करता था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, यूथोडेमस का बेटा था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस का भाई है मियंडर। मियंडर का बेटा है स्ट्रेटो वन। तो और इंडो ग्रीक में जिस आखिरी राजा को हमको जानना है वो स्ट्रेटो टू। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग जब इंडो ग्रीक को डिटेल ढंग से पढ़ेंगे तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। अभी इतना एक बैकग्राउंड क्लियर हो गया ये डेमेट्रियस है कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को जो पता चलता है, जो डेमेट्रियस जो है भारत पर अटैक किया था, भारत में पाटलिपुत्र पर अटैक किया था, इसका सोर्स क्या है? तो पतंजलि के महाभाष्य में लिखा गया है। गार्गी संहिता किताब है, उसमें लिखा गया है। कालिदास के मालविका अग्निमित्र जो नाटक है, उस सब में इस बात का जिक्र किया गया है, जो यवन राजा भारत में पाटलिपुत्र पर अटैक किया था। नाम नहीं दिया है जो डेमेट्रियस ने अटैक किया कि मियंडर ने किया। इतिहासकार जो है अनुमान लगाते हैं जो यवन राजा पाटलिपुत्र में अटैक किया है वे कौन है? डेमेट्रियस है। कुछ लोग इतिहासकारों का मानना है जो मियंडर ने अटैक किया, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है डेमेट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग के टाइम में अटैक किया था। हम एग्जाम पर्पस के लिए डेमेट्रियस का नाम याद रखेंगे, ठीक है, हमें ज्यादा डिबेट में नहीं जाना है। अब देखिए, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। हम देखें, डेमेट्रियस जो है 190 बीसी में राजा बना था बैक्टीरिया का। यह कब अटैक किया है? बहुत जगह देखिए 186 बीसी में माना जा रहा है, यहाँ पर गूगल के अनुसार। यहाँ पर ऑप्शन में है 185 ईसा पूर्व। तो हम लोग 185 ईसा पूर्व को सही आंसर मानेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 185 ईसा पूर्व। 158 ईसा पूर्व नहीं, 158 ईस्वी तो एकदम नहीं, 150 ईस्वी एकदम नहीं। तो पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ है?
185 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा। मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। तो देखिए मगध पर जो मौर्य वंश के खत्म होने के बाद जो वंश स्टार्ट होता है उसका नाम क्या है? शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो है ये ब्राह्मण है। पुष्यमित्र शुंग जो है यह ब्राह्मण है। तो इसी पुष्यमित्र शुंग को मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित करने का श्रेय जाता है। उसके बाद जो कण्व वंश स्टार्ट होता है, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश स्टार्ट होता है? कण्व वंश। उसका संस्थापक कौन है? वासुदेव। तो यह भी ब्राह्मण है, लेकिन यह दूसरा राजा होगा, दूसरा मगध दूसरा व्यक्ति होगा जो मगध में दूसरा ब्राह्मण राज स्टैब्लिश करेगा। पहला मगध में ब्राह्मण राज स्टैब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है? पुष्यमित्र शुंग को जाता है। तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग। देखिए शुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। भारतीय साहित्य शुंगों को ब्राह्मण मानता है। पुराण पुष्यमित्र को शुंग कहता है। शुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने ब्राह्मण बताया है। उसी की तरह बौधायन स्रोत सूत्र से पता चलता है बौम्बिक काश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। तो अलग अलग जो सोर्स है उस सब से हमको यही पता चलता है जो पुष्यमित्र शुंग जो था ब्राह्मण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठे का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाणिनि ने अपने बुक में लिखा है ब्राह्मण, हाँ किसको? शुंग वंश के लिए। अब दिया है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हो। तो देखिए हम देखे हैं जो शुंग वंश का टाइम पीरियड क्या था? 185 बीसी से लेके 75 बीसी, 75 बीसी, जिसको हम लोग लगभग में 113 साल मान के चलिए, 112 साल 113 साल माना जाता है। जो 112 साल या 113 साल याद रखिएगा जो शुंग वंश शासन किया। उसके बाद 40 साल के लिए कौन शासन करता है? कण्व वंश। तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन होता है? तो कण्व वंश। कण्व वंश का जो स्थापक होता है उसका नाम क्या है? वासुदेव। कण्व वंश का जो शासक है अपने अंतिम दिनों में अपने अमात्य वासुदेव के द्वारा मारा जाता है। शुंग वंश का राजा कौन है जिसको मारता है वासुदेव? उसका नाम है देवभूति। शुंग वंश के अंतिम राजा का क्या नाम है? देवभूति। इसको मारता कौन है? वासुदेव। और वासुदेव जो है कण्व वंश की स्थापना करता है। कब करता है? 75 बीसी में। इसकी भी कहानी क्या है? जो हर्षचरित से हमको कहानी पता चलता है जो देवभूति को किस तरीके से वासुदेव ने मारा। तो ये कहानी छोटा सा कहानी है। देखिए शुंगों के अमात्य वासुदेव ने रानी का भेष में देवभूति की दासी की पुत्री द्वारा स्त्री प्रसंग में अति आसक्त और कामदेव के वशीभूत देवभूति की हत्या कर दी। तो देवभूति की हत्या जो है स्त्री का रूप धारण करके वासुदेव ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो हम लोग देख लिए कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव, जो 9 साल तक शासन करता है कण्व वंश के राजा के रूप में। उसके बाद 3 और राजा कण्व वंश के आते हैं। उसका नाम क्या है? भूमिमित्र, दूसरा नारायण, तीसरा हुआ नारायण, चौथा सुशर्मा, जो क्रमशः 14 साल, 12 साल और 10 साल शासक रहता है। उसके बाद कण्व वंश खत्म हो जाता है। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन है? आपको वासुदेव। वासुदेव के बाद कौन राजा बनता है? भूमिमित्र, उसके बाद नारायण, उसके बाद सुशर्मा। यहाँ जो अग्निमित्र है, पुष्यमित्र है, देवभूति है, ये तीनों आपको शुंग वंश से रिलेटेड है। शुंग वंश से रिलेटेड है पुष्यमित्र संस्थापक, दूसरा अग्निमित्र और आखिरी देवभूति। तो ये तीनों किसका नाम है? आपको शुंग वंश के संस्थापक का। और वासुदेव जो है आपको कण्व वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। तो कण्व वंश की सत्ता को समाप्त करने के लिए हम लोग जिस वंश को जानते हैं वो है आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन को जानते हैं और ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण के अनुसार वो अपने आंध्र जातीय भृत्य सुमुख या सिंधुक द्वारा मार डाला गया। सुशर्मा की मृत्यु के बाद, सुशर्मा कौन है? कण्व वंश का आखिरी राजा है जो 10 साल शासन करता है। उसके बाद अंध जातीय भृत्य सुमुख
जो सातवाहन भी कहलाता है, अन्य जातियों को हम लोग सातवाहन वंश के रूप में भी जानते हैं, उसी का जो राजा है सिंधुक सिमुक, उसके द्वारा मार दिया जाता है। इस तरीके से इस वंश के 4 राजाओं ने ईसा पूर्व 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के लगभग शासन किया। तो कण्व वंश के 4 राजा मिलकर 40 साल तक शासन करते हैं, जिसको आंध्र सातवाहन जो है मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो देखिए, कण्व वंश के बाद क्या होता है, 30 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व से लेके आपको 319 ईस्वी तक, 319 एडी तक, अर्थात कण्व वंश की समाप्ति से लेकर गुप्त वंश की स्थापना तक मगध का जो साम्राज्य है, मगध का जो इंपॉर्टेंस है घट जाता है। मगध का इतिहास जो है वो हमको सही सही पता नहीं चल पाता है, उसका इंफॉर्मेशन हमें सही से नहीं इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन हमें यह पता चला है 30 ईसा पूर्व में सातवाहन राजाओं के द्वारा, सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा क्या होता है, मगध के राजा को मार दिया जाता है। और ये सातवाहन कहां पर था, दक्षिण भारत का राजा था। ये मारने के बाद, यहाँ पर सातवाहन के मारने के बाद क्या करता है, ये जो सातवाहन थे ये मगध में शासन नहीं करता, ये इधर आ जाता है, अपने दक्षिण भारत में आ जाता है। ये जो मगध वाला इलाका है, ये मगध वाले इलाके में माना जाता है जो मित्र वंश जो आपको यूपी के इलाका में मित्र वंश था, वे लोग यहाँ पर अपना शक्ति स्टैब्लिश कर लेते हैं। वे लोग क्या करते हैं, मित्र वंश के राजा जो है आपको यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। याद रखिएगा, जो कण्व वंश के राजा को जब सातवाहन का राजा मार देता है, तो मगध की का जो क्षेत्र जहां पर अब कोई शक्तिशाली राजा नहीं है, वहां यूपी के साइड से आके मित्र वंश के लोग जो है यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं अपनी शक्ति। तो इस नए वंश का नाम क्या है, मित्र वंश। फिर इस मित्र वंश को कौन खत्म करेगा, इस मित्र वंश को खत्म करेगा लिच्छवी। इस मित्र वंश को का जो इंपॉर्टेंस है उसको लिच्छवी खत्म करेगा, कुषाण खत्म करेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा मित्र वंश भी हमको पढ़ना है। कण्व वंश के बाद मगध के साम्राज्य में जिसकी कहानी, जिसके सिक्के मिलते हैं, जिस राजाओं का सिक्का मिलता है वो किस वंश का है, मित्र वंश का है। बकाटक तो आपको साउथ इंडिया में ही आता है, साउथ इंडिया में बकाटक की कहानी हम लोग देखते हैं। जब सातवाहन वंश खत्म हो जाएगा तब बकाटक वंश आएगा। बकाटक वंश गुप्त वंश के टाइम पीरियड है, बकाटक वंश गुप्त वंश का कंटेम्प्रेरी है। तो हमको याद रखना है अपने बिहार के इतिहास में कण्व वंश के बाद कौन आता है, मित्र वंश। देखिए, मित्राज ऑफ मगध, मित्राज ऑफ मगध, इसका टाइम जो है मित्राज और मगध आपको आता है। उसके बाद मित्राज और मगध में बहुत सारे मित्र वंश के राजाओं का नाम है, जो हम लोग अगले वीडियोज में आज पर क्वेश्चन देख लेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए, जो इसके सिक्के मिलते हैं मगध के इलाके से, पाटलिपुत्र के इलाके से मित्र वंश के राजाओं के ज्यादा सिक्के नहीं है, लेकिन सिक्के मिलते हैं। शुंग कला की उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से मिलता है? तो शुंग वंश के राजा के द्वारा आपको बोध गया में एक बिहार बनाया जाता है, जिसका इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है, बोध गया से मिलता है। तो देखिए, बोध गया की विशाल मंदिर के चारों ओर एक पाषाण वेदिकाएं मिली है। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इस पर भरहूत के चित्रों की तरह के चित्रों के प्रकार के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। इन उत्कीर्ण चित्रों को में कमल, राजा रानी, पुरुष, पशु, बौद्धि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख है। मानव आकृतियों के अंकन में कुछ अधिक कुशलताएं दिखाई गई। तो हमको बौद्ध गया में जो विशाल मंदिर है वहां पर एक पाषाण वेदिकाएं मिली है, जो शुंग काल का माना जा रहा है। तो हमको याद रखना है, जो शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार में कहा मिलता है, तो बौद्ध गया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो कनिष्क जब पटना में पाटलिपुत्रा पर अटैक करता है, कनिष्क जब पाटलिपुत्रा पर अटैक करता है, तो पाटलिपुत्र से 3 चीज ले जाता है। एक, वहां का जो विद्वान लेखक था अश्वघोष, दूसरा महात्मा बुद्ध के हाथ का जो भिक्षा पात्र था, और तीसरा एक अद्भुत मुर्गा लेके जाता है, अद्भुत मुर्गा लेके जाता है। तो याद रखिएगा, ये अश्वघोष जो है आपको चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र। जो चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन में होता है, कनिष्क के द्वारा करवाया जाता है, उसमें अध्यक्ष तो वासुमित्र है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष। ये अश्वघोष को
कनिष्क जो है कहां से ले गया था, पटना से ले गया था, पाटलिपुत्र से ले गया था। तो यहां पर एक स्टेटमेंट है, उसको पढ़ लेते, देखिए। अनु श्री धर्म पीटक पीटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह परास्त किया और हर्जाने के रूप में एक बहुत बड़ी रकम मांग की, परंतु उसके बदले में वह अश्वघोष, लेखक, बुद्ध का भिक्षापात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा पाकर ही संतुष्ट हो गया। स्पूनर ने पाटलिपुत्र की खुदाई के दौरान कुछ कुषाण सिक्के प्राप्त किए हैं। सिक्कों का एक ढेर बक्सर से भी मिला है, अर्थात बिहार का जो इलाका है वहां पर हमें कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। और पाटलिपुत्र से वो किसको ले गया था, अश्वघोष को ले गया था, बुद्ध का भिक्षा पात्र को ले गया था और एक अद्भुत मुर्गा को ले गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क सिंह ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था, तो आंसर होगा अश्वघोष। उसके बाद है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। तो देखिए मगध पर सबसे पहला जो राजवंश हम लोग देखते हैं वो है हर्यक वंश, जिसमें हम लोग बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक की कहानी पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, शिशुनाग वंश, जिसमें शिशुनाग और कालाशोक की कहानी पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश, जिसमें महापद्मानंद और धनानंद आखिरी राजा है, उसके बाद पढ़ते हैं। उसके बाद मौर्य वंश, जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, संप्रति, दशरथ, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं, मौर्य वंश की कहानी पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कण्व वंश के बारे में, उसके बाद शुंग वंश का पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र और लास्ट राजा देवभूति के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग कण्व वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। तो इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा सी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए शुंग वंश की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्रा, लेकिन आपको इसमें पाटलिपुत्रा के अलावा एक विदिशा नाम का भी जगह पर शुंग वंश की राजधानी का थोड़ा सा संदेह होता है विद्वानों को, जो शायद शुंग वंश का जो आखिरी का राजा है, 9वां राजा है, हाँ, उस टाइम तक शुंग वंश, शुंग साम्राज्य में क्या था, विदिशा भी राजधानी की तरह यूज होने लगा था। अर्थात शुंग साम्राज्य की 2 राजधानियां हो गई थी, एक पाटलिपुत्रा और दूसरा विदिशा। तो अगर ऑप्शन में विदिशा रहे और पाटलिपुत्रा नहीं रहे, ऑप्शन में पाटलिपुत्रा नहीं रहे, केवल विदिशा रहे, तो विदिशा को टिक मार दीजिएगा। अगर पाटलिपुत्रा है तो आप पाटलिपुत्रा को ही टिक मारिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे बुक में लिखा गया है जो बेसिकली तो पाटलिपुत्रा को ही माना जाता है। देखिए शुंग काल में यद्यपि पाटलिपुत्र राजधानी थी, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ता जा रहा था। कालांतर में इस नगर ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया। तो शुंग वंश की ऑफिशियल राजधानी पाटलिपुत्रा है, लेकिन जो प्रवर्ती शुंग राजा हुए, बाद के शुंग राजा हुए, वो विदिशा को भी अपना राजधानी की तरह यूज करने लगा था। तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा और विदिशा दोनों को माना जाता है। देखिए जैसे लिखा है, पॉसिबली ओनली ईस्टर्न मालवा वेयर स्टूड द लेटर शुंगा कैपिटल विदिशा बेसानगर एंड सम एडजॉइनिंग ट्रैक्ट। तो कहीं कहीं बुक में आपको विदिशा को भी शुंग वंश का जो है कैपिटल की तरह ट्रीट किया गया है, माना गया है। उसी तरह कण्व वंश की राजधानी कहाँ है, तो कण्व वंश की राजधानी भी आपको पहला पाटलिपुत्रा ही है, और विदिशा को भी माना गया है कण्व वंश के टाइम पीरियड में राजधानी की तरह। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्रा और विदिशा। देखिए कण्व वंश का जो इंफॉर्मेशन हमें केवल और केवल पुराण से मिला है, केवल और केवल पुराण से मिला है, उसके राजाओं का नाम, उसमें स्पेसिफिकली ये इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है जो इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा है कि विदिशा है। इसका स्पेसिफिकली पुराण में ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इतिहासकार वो लगाते हैं। जो कण्व वंश का जो 40 साल का टाइम पीरियड है, कहीं से भी ये नहीं पता चलता जो उसने अपनी राजधानी बदली है। तो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा को ही मेंटेन किया होगा। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा। गूगल कीजिएगा तो विकिपीडिया में आपको पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों दिखाएगा।
तो आप एक बार गूगल करके भी चेक कर लीजिएगा। आंसर में पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों दिखाता है। अगर बेस्ट आंसर पाटलिपुत्र है, वैसे विदिशा भी मिल जाए तो विदिशा को भी टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कलिंग शासक खारवेल, देखिए चेदी वंश या महामेघवान वंश का एक राजा है खारवेल। चेदी वंश या महामेघवान वंश का एक राजा है खारवेल, जिसका इंफॉर्मेशन हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको ये पता चलता है, जो खारवेल नाम का चेदी वंश या महामेघवान वंश का एक राजा सातवाहन वंश के राजाओं को पराजित करता है। उसके अलावे भी वो मगध पर अटैक करता है, दक्षिण भारत पर अटैक करता है। तो खारवेल का सारा इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इस पर कोई डेट नहीं लिखा गया है जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख कब लिखा गया, लेकिन इस हाथी गुम्फा अभिलेख में जो लिखी गई बातें हैं, उसके आधार पर अंदाजा ये लगाया जाता है, जो जिस खारवेल राजा का इंफॉर्मेशन इस हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है, वह खारवेल राजा का टाइम क्या है? 44 ईसा पूर्व। उस खारवेल राजा का टाइम क्या है? 44 ईसा पूर्व। तो इस उस इंफॉर्मेशन पर हम अंदाजा लगाते हैं, जो कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया होगा? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। पहली शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। खारवेल ने कुल 13 वर्ष तक राज किया। उसकी तिथि के विषय में विवाद है। हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की है। यही पूछा गया, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की है, अतः हम खारवेल को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में रख सकते हैं। अतः खारवेल को हम लोग किस टाइम पीरियड का मानते हैं? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अभिलेख के अंत साक्ष्य से भी इस तिथि की पुष्टि होती है। इसकी छठी पंक्ति में कहा गया है कि खारवेल ने तनुशिली से एक नहर का विस्तार किया और अपनी राजधानी तक किया। इस नहर का निर्माण उसने 300 वर्ष पूर्व मगध के नंद राजा ने करवाया था। अर्थात नंद राजा महापद्मानंद, जो कलिंग पर अटैक किया था। खारवेल से 300 साल पहले, खारवेल के शासन से 300 साल पहले कलिंग का राजा जो है नंद वंश का राजा महापद्मानंद कलिंग पर अटैक किया था। ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है? इस हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है, जो नंद वंश का राजा कलिंग पर 300 साल पहले अटैक किया था और एक नहर बनाया था। उस नहर को सुधारा, उस नहर को रिपेयर किया किसने? खारवेल ने। तो ये जो इंफॉर्मेशन के आधार पर जो महापद्मानंद के टाइम्स को कैलकुलेट करके हम लोग अंदाजा लगाते हैं, जो खारवेल जो है कब हुआ होगा? 44 ईसा पूर्व उसका टाइम पीरियड होगा। इसी को थोड़ा सा पढ़ लेते। देखिए, इस नहर का निर्माण उसके 300 वर्ष पूर्व मगध के नंद राजा ने करवाया था। यह नंद राजा महापद्मानंद ही है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 344 मानी जाती है। अतः खारवेल का समय 344 माइनस 300 अर्थात 44 ईसा पूर्व निश्चित हुआ। तो खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल का टाइम क्या है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। एग्जैक्टली जो माना जाता है 44 ईसा पूर्व। यह खारवेल चेदी वंश या महामेघवान वंश का शासक है। अब देखिए, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जो बातें लिखी गई है, उसके अनुसार अंग और मगध से वे कीमती उपहार प्राप्त किया था। एक बार देखिए, यह है हाथी गुम्फा अभिलेख का हिंदी भाषांतरण। इसमें उसने लिखा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, हम सारे इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़े। मगध के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, वो आप सुन लीजिए। देखिए, मगध के लोगों में विपुल भय उत्पन्न करके हाथियों और घोड़े को गंगा का जल पिलाया। मगध नरेश बृहस्पति मित्र हमने आपको बताया था, मित्र नाम का डायनेस्टी जो एस्टेब्लिश होता है। मित्र नाम का डायनेस्टी कब एस्टेब्लिश होता है? कर्ण वंश के खत्म होने के बाद। तो यही जो मित्र वंश का राजा था बृहस्पति मित्र से अपने चरण की पूजा करवाई। नंद राजा द्वारा कलिंग में ले जाई गई जिन की प्रतिमा को वापस लाने के साथ साथ अंग और मगध की संपदा भी ले आया। तो ये खारवेल जो है मगध के राजा को हराया। मगध के राजा को हराने के बाद अंग और मगध की जो संपत्ति थी उसको
अपने खारवेल कलिंगा में लाया। उसके बाद नंद का राजा जो कलिंग से जैन मुनियों की मूर्ति ले गया था 300 साल पहले महापद्मानंद जब कलिंग पर अटैक किया था तो कलिंग से जैन देवताओं की, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति ले गया था मगध। तो ये खारवेल का राजा क्या किया, मगध पर अटैक किया, मगध के राजा को हराया और उस जैन की मूर्तियों को फिर से कलिंग ले आया। तो ये इंफॉर्मेशन हमको इस हाथी गुम्पा अभिलेख से पता चलता है। ये इंफॉर्मेशन कहां से पता चलता है, हाथी गुम्पा अभिलेख से पता चलता है। तो अंग और मगध की संपदा को लाया और इसने क्या किया, जिनकी प्रतिमाओं को वापस लाया। अगला क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध पर शासन रहा। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद किसका शासन रहा, लिच्छवियों का। हम लोग देखे हैं जो गुप्त वंश के स्टार्टिंग से पहले, गुप्त वंश का जो स्टार्ट हुआ उससे पहले लिच्छवी जो थे वे शक्तिशाली हो गए थे पूरे दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार में। इसी लिच्छवी की राजकुमारी से चंद्रगुप्त वन शादी करके अपने साम्राज्य, अपनी शक्ति को बढ़ाता। हम लोग देखते हैं जो लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करके चंद्रगुप्त वन जो है, चंद्रगुप्त वन जो गुप्त वंश का सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, संस्थापक राजाओं के रूप में हम लोग जानते हैं, शक्तिशाली राजाओं के रूप में जानते हैं। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली तो समुद्रगुप्त है, लेकिन गुप्त वंश में कि संस्थापक कौन है गुप्त वंश का, श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुप्त वंश का जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो है चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन की एकमात्र उपलब्धि क्या है, जो वो लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करता है। चंद्रगुप्त वन की एकमात्र उपलब्धि जो इतिहास में जानते हैं वो लिच्छवी की राजकुमारी से वो शादी करता और उसके बाद गुप्त वंश की शक्ति बढ़ती है। तो इससे हमको ये पता चलता है जो ये लिच्छवी जो था एक शक्तिशाली वंश था, लिच्छवियों का एक शक्तिशाली प्रभुत्व था। तो इस आधार पर भी हम अंदाजा लगाते हैं जो कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर किसका शासन था, लिच्छवियों का शासन था। इम्तियाज अहमद जी लिख रहे हैं जो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये अंदाजा बेस्ड ही है, ज्यादा कंक्रीट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध पर लिच्छवियों का शासन था, अर्थात गुप्त वंश के स्टार्टिंग से पहले मगध पर किसका शासन था, लिच्छवियों का शासन था। लिच्छवियों से पहले किसका शासन था, तो कुषाण, कुषाण से पहले मित्र। चेदी वंश कहां पर है, कलिंग का। अभी हमने खारवेल के राजाओं के बारे में पढ़ा था। ये खारवेल के राजा जो है, खारवेल जो राजा है, खारवेल खुद राजा का नाम है, वो किस वंश का है, चेदी वंश का है। चेदी वंश या इसी को महामेघवान वंश का, ये चेदी वंश या महामेघवान वंश का राजा जो है खारवेल, ये कहां पर राज कर रहा था, कलिंग अर्थात उड़ीसा में राज कर रहा था। तो चेदी वंश की कहानी किससे है, उड़ीसा से है। सातवाहन की कहानी का रिलेशन कहां है, पश्चिमी भारत से है, पश्चिमी भारत से है, जो आपको पश्चिमी और दक्षिणी भारत से जो लगभग में 400 साल शासन करता है। तो मगध पर कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध पर कौन शासन कर रहा है, तो लिच्छवी। it is just possible that the Lichvi might have brought the Mitraj under their subordination। तो यही बताया जा रहा है जो मित्रराज का जो राजा सब था उसको खत्म करके आपको लिच्छवी जो है वहां पर शासन कर रहा है मगध पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो हम लोग देखे हैं जो गार्गी संहिता से हमें ये पता चलता है जो डेमेट्रियस जो है शुंग वंश के, डेमेट्रियस जो है शुंग वंश के टाइम पीरियड पे अटैक करता है। कब अटैक करता है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस 186 बीसी में अटैक करता है। उस समय कौन है राजा, तो पुष्यमित्र शुंग है राजा। उस समय कौन है राजा, तो पुष्यमित्र शुंग है राजा। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण हो रहा है। वो यवन राजा कौन सा है, तो डेमेट्रियस है। ये इंफॉर्मेशन को कहां से पता चल रहा है, तो गार्गी संहिता से पता चला। तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुआ था। यह आक्रमण कब हुआ है, तो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ है। देखिए गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जहां बताया गया है
कि यवन आक्रांता साकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज, पाटलिपुत्र का ही नाम है कुसुम ध्वज के निकट तक जा पहुंचा था। तो ये कार की संहिता से हमको ये पता चलता है। लास्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला कौन था? तो कनिष्क। हमने देखा था जो कनिष्क जब पटना पर पाटलिपुत्र पर अटैक किया था तो इसको अपने साथ ले गया था, बुद्ध की भिक्षा पात्र को ले गया था और एक अद्भुत मुर्गा को ले गया था। तो इस तरीके से हम लोग जो है मौर्योत्तर बिहार की कहानी में जो टोटल 20 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद है आपको ये पूरा कहानी, पूरा जो हिस्ट्री का रिवीजन अच्छी तरीके से हो रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको इस वीडियो के का जो पीडीएफ है या पीपीटी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। थैंक यू।